हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञानस्थली क्लासेस में। मैं हूं श्वेता। आज हम यूजीसी नेट 2022 के लिए एजुकेशन सब्जेक्ट का यूनिट 9 डिस्कस करेंगे, जो कि एजुकेशन मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन लीडरशिप है, जिसका पार्ट ए हम डिस्कस कर रहे थे, जिसका कि पहला टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं एजुकेशन मैनेजमेंट। आज हम एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की मीनिंग, प्रिंसिपल्स, फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को जानने से पहले हमें जान लें कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। द टर्म एडमिनिस्ट्रेशन डजंट रिफर टू एनी सिंगल प्रोसेस और एक्ट. इट इज लाइक अ ब्रॉड अम्ब्रेला इनकम्पासिंग अ नंबर ऑफ प्रोसेस और एक्ट। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि 6 फंक्शंस यहाँ पे शो कर रहा है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो कोई सिंगल प्रोसेस नहीं होता। इट्स नॉट अ सिंगल एक्ट, इट्स नॉट रिफर टू एनी सिंगल प्रोसेस, it refers to a number of process, number of acts, right? जिसमें कि पहला आता प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है, इवैल्यूएशन है। ये सारे प्रोसेस जो है मिल करके जो है एडमिनिस्ट्रेशन को बनाते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन्हीं 6 प्रोसेस पर बेस्ड होता है। सो अब आते हैं एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये एक हायर लेवल अथॉरिटी है दैट डिटरमाइंस पॉलिसीज, आइडेंटिफाइज गोल्स एंड लेज डाउन प्रिंसिपल्स ऑफ रनिंग एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और प्रोजेक्ट। मतलब एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक हायर लेवल अथॉरिटी है। एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन आप समझ ही रहे होंगे कि एजुकेशन सिस्टम से रिफर करता है, एजुकेशन सिस्टम से डील करता है। सो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वैसे भी हायर लेवल अथॉरिटी है। तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में जो एजुकेशन सिस्टम में हायर लेवल अथॉरिटी होगी, जो एजुकेशन सिस्टम के पॉलिसीज को डिटरमिन करती होगी, गोल्स को आइडेंटिफाइज करती होगी, या जो भी प्रिंसिपल्स हैं जिसके बेस पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या प्रोजेक्ट को रन किया जाता है उसे ले डाउन करेगी। So, education administration is regarded as the process of integrating the appropriate human and material resources that are made available and made effective for achieving the purposes of a program of an educational institution. जैसा कि यहाँ बताया गया है कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है ये एक प्रोसेस है जिसमें कि हम एप्रोप्रिएट ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज को इंटीग्रेट करते हैं। एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि इट इज एन इंटीग्रेशन ऑफ द ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज दैट आर मेड अवेलेबल एंड मेड इफेक्टिव फॉर अचीविंग द पर्पसेस। मतलब हम ह्यूमन और मटेरियल जो भी हमारे पास अवेलेबल है उसे हम इंटीग्रेट करें अप्रोप्रिएटली और उसे हम इफेक्टिव बनाएं, जिससे कि जो हमारा पर्पस है हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के प्रोग्राम का उसे हम अचीव कर सकें। राइट? डेफिनेशन में देखें तो ग्राहम बेलफोर के अकॉर्डिंग देखा गया तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन enables the right peoples to receive the right education from the right teachers at a cost within the means of the state under condition which will enable the pupil to profit by their training। जैसे कि हम कहें कि जो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसा कि ग्राहम बेलफोर ने बताया कि एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन वो होता है जो कि राइट पीपल को इनेबल करता है। राइट पीपल मतलब कि सभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, जो बच्चे जो है कास्ट या क्लास में उनमें फ़र्क नहीं किया जाता है, तो ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाह रहे हैं वो राइट एजुकेशन को रिसीव करें। वो भी किससे? राइट टीचर्स से। राइट टीचर्स मतलब प्रोफेशनली स्किल्ड टीचर्स होने चाहिए जो उन्हें राइट एजुकेशन दे सके, जिससे कि जो है पीपल को प्रॉफिट हो सके, पीपल को बेनिफिट हो सके, वो कुछ ना कुछ सीख सके। ठीक है, अब आते हैं कि नेचर क्या है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन हैज द फॉलोइंग नेचर्स। देयर आर 5 natures are discussed through this diagram. First one is it is a multi process। या जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, इट्स नॉट अ सिंगल प्रोसेस, इट्स अ मल्टी प्रोसेस एक्ट। ओके, सो it based on planning, organizing, controlling and directing, कोऑर्डिनेटिंग, इवैल्यूएशन, ये सारे जो प्रोसेस हैं ये जो है बेस्ड है इस पर एडमिनिस्ट्रेशन।
ये जो प्रोसेस है यही एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर है. इट इज अ मल्टी प्रोसेस एक्ट. सेकेंड वन इज नॉन प्रॉफिट टास्क है. ये नॉन प्रॉफिट टास्क मतलब एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एजुकेशन सिस्टम से डील करता है और ये कोई प्राइवेट बिजनेस नहीं है, प्राइवेट एक्ट नहीं है. इट इज़ एक टाइप का सोशल वर्क है, एक टाइप का हम सोसाइटी में कहीं ना कहीं सुधार ला रहे हैं, चेंज ला रहे हैं, बच्चों को पढ़ा करके, बच्चों को उस काबिल बना करके. तो कोई प्रॉफिट नहीं है, हम अपने समाज में चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं. कोई गिव एंड टेक वाला यहाँ पर प्रोसेस नहीं है. So that's why it's a non-profit task. Third one is social enterprise. It's a social enterprise. क्यों? Education administration is primarily a social enterprise as it is more concerned with human resources. क्योंकि जो education administration है ये ज़्यादा से ज़्यादा किससे कंसर्न करता है? Human resources से. That's why it is a social enterprise. क्योंकि human is a part of a society. ठीक है. So now come to the next. It is the educational administration is more art than science. क्यों कहा गया कि it is a more art than science? क्योंकि education administration it's not based on any rules, predetermined regulations, rules, notions. It's not based on these. Okay. It is based on innovation, creativity of a administrator. Okay. मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है एजुकेशन सिस्टम का वो नए नए आइडियाज़ जो है क्रिएट करता है, नए नए जो है आइडियाज़ को लागू करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, नए नए टूल्स, नए नए जो है टेक्निक्स को डेवलप करता है. तो ये एक तरीके का क्रिएटिविटी है और क्रिएटिविटी आर्ट के अंदर आती है. सो दैट्स व्हाई इट इज मोर आर्ट देन साइंस. लास्ट इज द कॉम्प्लेक्स अफेयर. जो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है ये कॉम्प्लेक्स अफेयर है. ठीक है, क्योंकि इट्स नॉट अ इजी टास्क. इजी टास्क नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, सोसाइटी से भी जुड़ा हुआ है. पूरे सिस्टमैटिकली आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को करने के लिए. सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स अफेयर. सो गाइज नाउ कम टू द व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन. यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू कि यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स को जो है डायग्राम के थ्रू हमने दिखाया है. जैसे कि प्लानिंग है, फ्रीडम है, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड इक्वालिटी है, प्रिंसिपल ऑफ डायनामिज्म है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल ग्रोथ है. सो सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग. In our country, planning for education administration is rare. Planning ensures that the head of the institution has thought of the needs of the school and has selected for emphasis those items which particularly need attention. Planning focuses the professional activities on the achievement of educational objectives. It makes school administration pointed rather than routine inspection or vague observation. Okay. Effective planning is necessary to secure a unification of effort, better coordination among the teachers and administration, and to help in choosing improved techniques of administration. जैसा कि मैंने बताया कि प्लानिंग क्या होता है. प्लानिंग जो है ये एक ब्लूप्रिंट होता है. हम कोई भी चीज़ जब प्लान करते हैं तो हम ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी वर्क कहाँ होगा, किसके द्वारा होगा, कब होगा, कैसे होगा, किस लेवल ऑफ डिग्री में होगा. ठीक है, और क्या बजट जो है कितना उसमें लगेगा. ये सारी चीज़ें प्लानिंग के अंडर में आती हैं. अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा. ठीक है. सो प्लानिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम प्लानिंग करेंगे तो ये कहीं ना कहीं जो है सिक्योर करता है यूनिफिकेशन ऑफ एफर्ट को, और ये बेटर कोऑर्डिनेशन जो है बिल्ड करता है अमंग द टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन. एंड एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो हेल्प करता है चूज करने में कि इम्प्रूव टेक्निक्स जो भी हैं उनको चूज करने में हेल्प करता है. क्योंकि बहुत सारे जो है अल्टरनेटिव्स हमारे सामने होते हैं, हम डिसाइड भी नहीं कर पाते हैं कि हम क्या करें. तो इसके लिए हमें प्लान करना चाहिए. हमारी सिचुएशन के लिए, हमारे जो समय है कंटेम्परेरी पीरियड के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है हम उसके हिसाब से प्लान करते हैं. सो दैट्स व्हाई प्लानिंग इज अ की फैक्टर ऑफ एनी एडमिनिस्ट्रेशन. सेकेंड इज प्लानिंग ऑफ
freedom. Freedom, the very nature of man's individuality is to differ from his fellow beings. Hence, he wants to be free. He would not feel the importance of freedom in his life if he were born equal, because the need of all would almost be the same, though not alike. मतलब फ्रीडम, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम हमें जो है देना चाहिए, क्योंकि हर इंसान जो है अगर इक्वली बॉर्न हुआ है तो जो है उसकी जो नीड है वो भी इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, डिफरेंट कैसे होंगी, ठीक है। तो एक तरीके से फ्रीडम हमें होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जैसे कि हम डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन में कहा गया कि इट अलाउज फ्रीडम टू इंश्योर ऑल पर्सन्स एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर यूनिक पर्सनालिटी। मतलब चाहे टीचर में हो चाहे स्टूडेंट्स में हो, फ्रीडम के प्रिंसिपल का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जैसे टीचर है, मान लीजिए कोई नई टेक्निक आई हुई है, नई टूल्स आई हुई हैं जिसके द्वारा हम बहुत ही इफेक्टिवली हम क्लासरूम में पढ़ा सकते हैं, तो वो भी हमें सजेशन जो है सुनना चाहिए। टीचर्स को हमें इतना फ्री रखना चाहिए कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू हमें समय समय पर बता सके, और स्टूडेंट्स को भी हमें इतनी फ्रीडम तो देनी चाहिए कि वो अपनी पर्सनालिटी को, अपने टैलेंट को वो दिखा सकें। ये नहीं कि हमने कुछ रूल्स बना दिए और उसी रूल्स के अंडर में बच्चे पढ़ेंगे और उसी रूल के अंडर में ही उनको सारी एजुकेशन दी जाएगी। नहीं, रूल्स में अगर आप रखेंगे तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। सो दैट्स व्हाई प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम इज वेरी मस्ट for the students as well as the teachers. So now come to the principle of cooperation and equality. प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन क्या कि कोऑपरेशन जो है होना चाहिए टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर में, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स में, स्टूडेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। ओके, कोऑपरेशन जो है जैसा कि डीवी ने कहा था, अ सोसाइटी विच मेक्स प्रोविजन फॉर पार्टिसिपेशन इन द गुड ऑफ ऑल इट्स members on equal terms and which secures flexible judgments of its institutions through interactions of the different form of associated life is so far as democratic. Thus, the principle of cooperation is the basis of democratic administration. स्कूल जो है वो एक तरीके का कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसमें कि सारे मेंबर जो है, हर एक मेंबर जो है वो सबके लिए काम करता है और सारे मेंबर हर एक के लिए काम करते हैं। तो फुल अंडरस्टैंडिंग और गुडविल जो है वो टीचर्स, हेडमास्टर के बीच में होना चाहिए, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स के बीच में होना चाहिए, पेरेंट्स एंड स्कूल के बीच में होना चाहिए, स्कूल एंड कंट्रोलिंग अथॉरिटीज के बीच में होना चाहिए। सो कोऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी इज कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल स्टेट दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, हेंस डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन शुड प्रोवाइड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, but it is quite unfair to give equal opportunities to the students of unequal abilities. ठीक है, हम इक्वल अपॉर्चुनिटी अनइक्वल एबिलिटीज के स्टूडेंट्स को नहीं दे सकते हैं। जैसे कि अगर जो है कोई बच्चा किसी में अच्छा है, कोई बच्चे के अंदर कुछ और टैलेंट है, तो हम उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकते। हम उनके जो एबिलिटीज हैं उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें अपॉर्चुनिटी देंगे, इसी को हम इक्वालिटी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायनामिज्म। डायनामिज्म क्या है? एजुकेशन इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट. It has passed through many ages and stages in the process of evolution, and at every stage it acted differently according to the then existing social conditions. Hence, in dynamic education, dynamic and administration is needed. Dynamic education मतलब टाइम टू टाइम जो चेंज हो रहा है, जो एजुकेशन की टेक्निक्स में चेंज हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, साइंस डेवलप हो रहा है, तो डायनेमिक एजुकेशन के हिसाब से डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन भी होना चाहिए कि जैसे जैसे एजुकेशन हमारी टाइम टू टाइम चेंज हो रही है उस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन को भी चेंज होना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए। लास्ट है प्रोफेशनल ग्रोथ। प्रोफेशनल ग्रोथ की बात करें तो प्रोफेशनल ग्रोथ क्या होता है कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन में ये भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे जो टीचर्स हैं, हमारा जो टीचिंग स्टाफ है, वो टाइम टू टाइम उनका प्रोफेशनल ग्रोथ होते रहना चाहिए। ये नहीं कि जो पुराने जो भी रूल्स रेगुलेशन थे उसी अकॉर्डिंग वो पढ़ाएं, पुराने हिसाब से ही पढ़ाएं, जो भी पुराना कल्चर था। नहीं, जो नए कंटेम्प्रेरी टेक्निक्स आ रही हैं, नए कंटेम्प्रेरी टूल्स आ रहे हैं, कुछ एजुकेशन की टेक्निक्स आ रही हैं, ठीक है,
तो इस तरीके से उनको हम जब टाइमली हम उनकी ट्रेनिंग करवाएंगे प्रोफेशनल ग्रोथ की, तो वो कहीं ना कहीं अपने जो टीचिंग एबिलिटीज़ है उसमें भी चेंजेस लाएंगे, जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करेगा स्टूडेंट्स के एजुकेशन को। ओके, सो गाइज, नाउ कम टू द फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा कि फंक्शन क्या है कि पहला फंक्शन है प्लानिंग। प्लानिंग इज मस्ट, जैसा कि मैं अभी पहले भी बता चुकी हूँ कि प्लानिंग जो है वो बहुत ही मस्ट है। जब भी हम कोई एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारी अच्छा पॉलिसीज़ क्या हैं। जो सीनियर अथॉरिटी होती है वो पॉलिसी को डिसाइड करती है, जो भी रूल्स है उन्हें डिसाइड करती है, और उसे डिसाइड करते वक्त ये भी डिसाइड करती है कि अच्छा ये पॉलिसी है, इसमें ये काम इसको करना है, और स्टूडेंट्स को हम इस हिसाब से उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो को करिकुलर एक्टिविटीज है, जो क्लासरूम सिलेबस है, उन्हें हम डिवाइड करते हैं कि कैसे जो भी टाइम है हमारा स्कूल का या कॉलेज का, उस टाइम में हम उनको को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करा सकें, उनके हम स्कूल सिलेबस को भी टाइमली हम कंप्लीट कर सकें, और जो बच्चे हैं उनको हम आज के कल्चर से भी अवगत करा सकें, कुछ वर्कशॉप भी कराएं, कुछ हम जैसे आजकल नुक्कड़ नाटक और ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो ये सारी हम जानकारी दे सकें। तो ये बिना प्लान के तो होगा नहीं, तो प्लानिंग हमें करनी पड़ेगी। इंस्टेंट तो हमारे आइडिया आएगा नहीं कि हमने इंस्टेंट आइडिया आया और तुरंत उसको हमने कर दिया, नहीं, तो बाकी लोग तैयार नहीं रहेंगे, इसलिए हमें प्लान करना चाहिए। प्लान के अकॉर्डिंग हम अगर करेंगे तो जो एजुकेशन हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं वो इफेक्टिव होगी, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी और पॉजिटिवली इफेक्ट करेगी स्टूडेंट्स को भी, उनके पेरेंट्स को भी और सोसाइटी को भी। सेकेंड फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब कि जो भी हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्सेस है, जो भी मटेरियल रिसोर्सेस है, हम उसे जो है अप्रोप्रिएटली इफेक्टिवली उसे ऑर्गेनाइज करें और उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, जो है जिससे कि जो हमारा गोल है वो अचीव हो सके, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्मूथली रन कर सके। थर्ड फंक्शन है डायरेक्टिंग। हमने जो है चीज़ें ऑर्गेनाइज कर ली, प्लान कर लिया, अब हम डायरेक्ट करें। हम जैसे टीचर्स को कैसे पढ़ाना है, कितने नंबर ऑफ क्लासेस में उन्हें सिलेबस को पूरा करना है, कौन कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज़ करानी है, बच्चों के अंदर क्या क्या जो है एजुकेशनल ग्रोथ या उनकी मेंटल ग्रोथ को, फिजिकल ग्रोथ को, हम जो डेवलपमेंट है हम किस लेवल तक कर सकें, कैसे करें, ये सारे डायरेक्शन जो है ये भी देना ज़रूरी है। और डायरेक्शन देने के बाद जब जो है टीचर्स काम करना शुरू कर दिए, स्टाफ भी उस हिसाब से प्लान के अकॉर्डिंग अपना काम शुरू कर दिया, तो अब बारी आती है कंट्रोलिंग की, कि हम टाइम टू टाइम उसे चेक करते रहें, कहीं भी मिसमैच तो नहीं हो रहा हमारे प्लान के अकॉर्डिंग, कहीं भी जो है कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है कि हमने जो प्लान किया और उसकी वजह से कुछ चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, कहीं हमें प्लानिंग को कुछ मतलब कि चेंज करना हो, कहीं पर हमें उसको रोकना हो। तो अगर हम टाइमली चेक करते रहेंगे तो हम उसमें करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं टाइमली। जो भी चीज़ें मिस्टेक हो रही हैं, जो भी चीज़ें गलत हो रही हैं, हम उसे टाइमली करेक्ट करके आगे मूव ऑन कर सकते हैं। सो नाउ कम टू द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। पहला इंपॉर्टेंस है एजुकेशनल डेवलपमेंट, मतलब कि जो भी हम एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं हम वो प्रॉपर दें, प्रॉपर एजुकेशन उन्हें देना चाहिए। ये नहीं कि किताब में लिखा है बस रट्टू तोता की तरह हमने उनको समझा दिया, है ना। जैसे कि मान लीजिए कुछ एनवायरनमेंट के बारे में, कुछ सोशल साइंस के बारे में, कुछ हमारी सोसाइटी के बारे में कोई टॉपिक है, तो हम बच्चों को इस हिसाब से एजुकेशन दें, इतना क्लियरली उन्हें हम जो है उसके बारे में हम नॉलेज दें, एजुकेट करें, जिससे कि जो है बच्चे उसके बारे में जानें, उनका जो मेंटल ग्रोथ है वो डेवलप हो, उनकी जो एजुकेशन है वो डेवलप होनी चाहिए, वो हर चीज़ के बारे में अच्छे से जाने, जिससे कि जो है जब वो एक क्लास के बाद दूसरे क्लास में जाएं तो इन्हें ये ना हो कि जब उसके आगे का टॉपिक पढ़ाया जाए तो ये ना हो कि हमने अरे इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं है। नहीं, तो उन्हें हम रट्टू तो नहीं बनाना, उनको हमें इस तरीके से पढ़ाना है कि उनकी एजुकेशनल डेवलपमेंट प्रॉपरली हो सके। सेकेंड है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करें तो कि एज टीचर्स आर द सीनियर एंड मैच्योर ह्यूमन एलिमेंट टू एक्सेलरेट द प्रोग्राम इन टाइम, देयर रोल इज हाईली फेल्ट इन दिस रिगार्ड।
They are to be encouraged and given the facility to devise and try out innovative ideas on instruction and to participate in service education programs. मतलब कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी हमें जो है करना चाहिए. इसके लिए भी जो है अगर हम प्रॉपरली हमारा जो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है अगर वो प्रॉपरली चल रहा है तो हम जो टीचर्स हैं हम उन्हें प्रोफेशनल डेवलप करेंगे, क्योंकि हम टाइम टू टाइम हमने जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं हम उन्हें टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देंगे, टाइम टू टाइम हम उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी से, नई नई टेक्निक से, नए नए टूल से हम उन्हें अवगत कराते रहेंगे. तो कहीं ना कहीं उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होता रहेगा, पढ़ाने के तरीके में चेंजेस आते रहेंगे. ठीक है. थर्ड है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. ये भी एक इम्पॉर्टेंस है. ठीक है, क्योंकि अगर हम एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपरली सिस्टमैटिक वे में कर रहे हैं, तो जो हमारे पास रिसोर्सेज है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो चाहे वो मटेरियल रिसोर्स हो, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा. ठीक है. फोर्थ है एजुकेशनल गोल्स. एजुकेशनल गोल्स मतलब कि एजुकेशन का जो है अगर हमारा एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्रॉपरली सिस्टमैटिक चल रहा है तो जो भी हमारे प्रोग्राम्स हैं, जो भी प्रोजेक्ट हैं एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड, जो भी गोल्स हैं इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, उनको हम इजीली और इफेक्टिवली हम अचीव कर पाएंगे. नेक्स्ट है अकॉम्प्लिश सोशल नीड्स. सोशल नीड्स को भी हम अकॉम्प्लिश कर पाएंगे एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, क्योंकि अगर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर है तो हम ये उसमें हम प्लान करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो सोसाइटी की नीड है, जैसा कि वो अपने बच्चों में कल्चर बिल्डअप करना चाह रही है आज के नए टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से, जिस तरह वो अपने बच्चों को बनाना चाह रही है, उस नीड्स को भी हम अकॉम्प्लिश कर सकें. ठीक है. लास्ट है ओवरऑल इवैल्यूएशन. ओवरऑल इवैल्यूएशन भी पॉसिबल है सिर्फ किसके अलावा किसके द्वारा? एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा. एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा हम ओवरऑल इवैल्यूएट कर सकते हैं अपने पूरे एजुकेशन सिस्टम को कि हमने जो भी प्लानिंग करी, हमने जो भी डायरेक्शन दिया, हमने जो भी सारी चीज़ें जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सिस्टम में चल रही हैं वो उसका फीडबैक कैसा रहा, वो सक्सेस रहा या फेल्योर रहा, तो उसके हिसाब से हम आगे भी काम कर सकें. अगर मान लीजिए फेल रहा तो हमें क्या सुधार करने चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इवैल्यूएशन के द्वारा ही जान सकते हैं. So guys, now come to the conclusion. Education administration has a vast area of operation ranging from planning to budgeting in an effort to make the education process purposive and functional. Education administration establishes policies that guide decision-making, laws and regulations. It should be noted that an efficient education administration is an essence for the efficiency and effectiveness. Okay guys, thank you. फिर मिलते हैं हम दूसरी क्लास में.